अगर जबरदस्ती करनी होती तो मैं तुम्हें बहुत पहले अपने बेडरूम की जीनत बना चुका हूँ। मिस्टर मिशाल, माइंड योर लैंग्वेज। दिमाग जगह पे है? मिस जिया, मैं तो तुम्हारे साथ बहुत शराफत और प्यार से बात कर रहा हूँ। अगर मैं थोड़ी देर के लिए भूल जाऊं कि मैं मशाल हूँ और तुम जिया हो तो तुम बहुत मुश्किल में पड़ जाओगी। मिशाल, यू आर थ्रेटनिंग मी। जैसा कि हमारे पख्तून माशरे में बहू सास का ख्याल रखती है और माँ की नज़र से देखती है। नदीम, ये तुम्हारा ऑर्डर है या? इन बातों में ऑर्डर नहीं होता, ये सिर्फ याद दहानी है, क्योंकि ये सिलसिला सदियों से चला आ रहा है। तुमने तो भी मेरे साथ 1 घंटा भी नहीं गुजारा, वो पूरी जिंदगी गुजारने का शेड्यूल थमा दिया। जो मुझसे नफरत करते हैं इसलिए कि फिर मोहब्बत में कोई मिठास नहीं है। मैं कहता हूँ, सुनो है हुस्न की देवी, ये जो तुम्हारी जिंदगी है ना, इसको मैं अजाब बना दूंगा तुम्हारी। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैंने कब कहा है कि मैं तुम्हारा कुछ करूंगा? अगर ऐसा कुछ करना होता तो बहुत पहले कर चुका हो, तो बहुत कुछ कर चुका होता। अलबत्ता तुम्हारे भाई की जिंदगी के लगाम मेरे हाथ में है, मेरे। तुम्हारा ये अरमान कभी भी पूरा नहीं होगा। जिया के साथ मुलाकात के बाद मुझे इस बात का अंदाजा हो गया है। जिया को मालूम था कि मेरे मोबाइल से सारा डाटा डिलीट हो गया है, लेकिन उसे कैसे पता चली? उसने तो मेरा बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन तुझे मालूम हो जाएगा, मशाल के साथ आंख मचोली आसान काम नहीं है। ये काम जरूर डगमा नहीं किया होगा, वैसे नामा क्यों ये काम करे? उसका क्या इंटरेस्ट है इसमें? मैंने सब कुछ दिया उसे, लेकिन उसके अलावा कोई नहीं जानता था। और पता चल जाएगा, मैं भी कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूं, है? इनको ये मालूम ही नहीं मैंने इसका रिकॉर्ड 100 जगह पर महफूज किया। एक बात है कि यह मेरी ब्लैकमेलिंग में आखिरी हद तक नेस्त नाबूद हो जाएगी। अच्छे दिन वो नहीं देख सकेगी अब। नगमा, आज मशाल की शक्ल देखने वाली थी। इतना मजा आया ना कि मैं तुम्हें क्या कहूँ। तुमने उसे क्या कहा है? एज यूजुअल मैंने उसे इनकार कर दिया। तो फिर? उसने फिर वही धमकी मुझे दी कि तुम्हारे भाई का डेटा है मेरे पास और मैं इंस्पेक्टर को मैं सेंड कर दूंगा। और जैसे ही फोन को हाथ लगाया, फोन खाली था। डेटा तो तुमने डिलीट कर दिया था ना। वो कुछ नहीं कर सकता। हाँ, बस सिर्फ तुम डटी रहो। और लास्ट में जब जाने लगा ना, फिर मुझे धमकी दी और कह रहा था कि मैं इस खेल का पुराना खिलाड़ी हूँ, ब्ला 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 ब्ला। वो कुछ नहीं कर सकता, यू डोंट वरी। अच्छा ये बताओ, मैं तुम्हारा थैंक्स कैसे अदा करूँ? इफ यू वांट टू से थैंक्स टू मी तो मुझे अपने गले से लगा लो, मुझे सुकून मिल जाएगा। ओह, ये तो बहुत आसान बात है, अभी लगा लेती हूँ।
नगमा, तुम क्यों इतनी परेशान हो? विशाल ने तुम्हारे साथ झगड़ा किया है? विशाल के साथ तो मेरे रोजाना झगड़े होते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया है। उसके मोबाइल से मैंने सारा डेटा डिलीट कर दिया है, खुद को मौत के हवाले कर दिया है। बट ही इज वेरी क्लेवर। वो कैसे? उसने अपना तमाम डेटा लैपटॉप में कॉपी किया हुआ है। मिस्टर विशाल, मैं जरा जल्दी में हूँ। वो है तुम्हारी कार, प्लीज। मुझिया, मैं इस खेल का पुराना खिलाड़ी हूँ। मेरे साथ जो गेम खेली गई, अगर इस गेम को मैं रिवर्स करूं तो तुम तो क्या, तो तुम्हारा पूरा खानदान भी। अगर मेरे जूतों पर नाक भी रगड़ ले तो फिर भी मैं माफ नहीं करूंगा। तुम किन सोचों में पड़ गई हो? नहीं नगमा, मुझे लगता है कि मैंने अपने साथ साथ अपनी पूरी फैमिली को गर्दाब में डाल दिया है। पर नगमा, तुम मेरे लिए इतनी कुर्बानी क्यों दे रही हो? तुम कहीं विशाल में इंटरेस्टेड तो नहीं हो? मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया है तुम उसको अपना हक समझो। हक? ये बातें तो वो लोग करते हैं जिनका आपस में कोई ब्लड रिलेशन होता है। लेकिन दुनिया में सिर्फ ब्लड रिलेशन नहीं होते, और भी बहुत से रिश्ते होते हैं। तुम्हारे लिए यही रिश्ता काफी है कि तुम भी एक औरत जात हो और मैं भी। विशाल में इंटरेस्ट लेना मेरी मजबूरी है। मैं उसके साथ 2 साल से हूँ, वो भी बगैर निकाह के। What? बगैर निकाह? लाइक विशाल इतना बगैरत और कमीना इंसान है। उससे ज्यादा खबीस इंसान इस दुनिया में नहीं है। उसका एक चेहरा नहीं, 100 चेहरे हैं। वो बहुत बड़ा मक्कार है, 1 नंबर का ब्लैकमेलर। नगमा, अब क्या होगा? हाँ, वो जो भी बात करता है उसे पूरा करता है। 2 रास्ते हैं, एक ये कि खुद को खत्म कर लूं, और दूसरा रास्ता? दूसरा ये कि किल हिम। बट ये भी मुमकिन नहीं है। शुमाइला उठो, 8 बज रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं ना, उठो। बट नॉनसेंस नदीम, इतनी सुबह कौन उठता है यार? 8 बज रहे हैं, दोपहर तक पड़ी रहती हो, सारी रात मोबाइल और इंटरनेट में घुसी रहती हो, फिर सुबह उठ नहीं पाती। उठो, मेरे लिए नाश्ता बनाओ, और ऊपर से बातें भी करती हो। व्हाट नॉनसेंस। क्या मुसीबत है? मैं किसी के लिए कोई नाश्ता वाश्ता नहीं बना रही। पहले कौन नाश्ता बनाता था? शादी से पहले मेरे लिए बीबी गुल नाश्ता बनाती थी, और अब तुम नाश्ता बनाओगी। क्यों, मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ? तुम मेरी बीवी हो, और बीवी की ड्यूटी में ये शामिल है कि वो घर के सब काम करे। अपने लिए नौकर रख लो या माँ के लिए तनख्वाह मुकर्रर कर दो। शुमाइला, जबान संभाल के बात करो। आज तो ये बात की है, ये अपना लिहाज समझो, फिर कभी ऐसी बात न करना। तुम इस घर की बहू हो, तुम मेरी भी खिदमत करोगी और मेरी बीबी गुल की भी खिदमत करोगी, क्योंकि मुझको मेरी बीबी गुल की इज्जत बहुत अजीज है। मैंने तुम्हें तुम्हारी माँ से दूर ना कर दिया ना, तो मेरा नाम भी शुमाइला नहीं। हाँ, नदीम बेटा, नाश्ता तो तैयार कर दिया है। वो दुल्हन उठ गई या नहीं? नाश्ता छोड़ें, वो नवाब की बेटी तो दोपहर को उठती है, और आप क्यों नाश्ता बनाती हैं? खुद ही बनाएगी ना। क्यों, आप उसकी नौकर हैं? नौकरानी तो उसके साथ घर से आई है। ये तो माओ के अरमान होते हैं।
और तुम ऐसी बातें मत करो, अभी तो शादी को कुछ रोज गुजरे हैं, फिर खुद ही सब ठीक हो जाएगा। फिर टाइम पर उठा करेगी, फिर तुम्हारे लिए भी नाश्ता बनाएगी, मेरे लिए भी बनाएगी और घर के सारे काम भी करेगी। तुम आओ नाश्ता करो। बीबी गुल, मेरा दिल नहीं कर रहा। शुमाइला बेटा, उठ जाओ, नाश्ता लाई। किसी के कमरे में कोई जाए ना, नॉकिंग करता है। आप तो बहुत नॉनसेंस है जाहिर। बेटा, एक तो मेरा हाथ फारिग नहीं था और दूसरा नदीम बाहर निकल रहा था तो मैं इसीलिए आ गई। आइंदा ख्याल करूंगी। तुम उठो, मुंह हाथ धो लो, नाश्ता ठंडा हो रहा है। हाँ, नदीम को भी बताया होगा कि मैं दुल्हन के लिए नाश्ता लेके जा रही हूँ। घर के सारे काम मैं करती हूँ। नहीं बेटा, मैं तो घर के काम पहले से करती आई हूँ। ये मेरा घर है। आपका घर? वो दरबा? हाँ, ये मेरा घर है और यहाँ पर सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। कब सोऊं कब जागूं मेरी मर्जी है, समझिए? और मैं अपनी जिंदगी में किसी की भी इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं कर सकती। देखो बेटा, शादी से पहले लड़की की जिंदगी एक तरह की होती है और शादी के बाद उसकी जिंदगी का इख्तियार उसके शोहर के हाथों में होता है। मैं अपनी जिंदगी में किसी के इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं कर सकती, समझी? नाउ यू गेट आउट। चलो निकलो। बड़ी आई मुझे समझाने। मशाल खान, तुम्हारा मिजाज भी ना सावन के मौसम की तरह है, कभी बरस पड़ता है कभी खुश्की। उस्मान के साथ अब क्या करें, अंदर करवा दे या बाहर? गफर खान, लड़के को गिरफ्तार करो, लेकिन मैनेजर के केस में नहीं, किसी और केस में उसके लिए गड़ा खोद के दफन कर दो ताकि उसमें सड़ता रहे। मेरे दिल में उसके लिए भरपूर आग है। ये तो झूठी बात है। अभी सैफ को फ़ोन करूंगा और हॉस्टल पे छापा पड़ जाएगा, कुछ बरामद करवा के गिरफ्तार कर लेंगे। गफर खान, यार हो तो तुम्हारे जैसा, मैं तुम पे फख्र करता हूँ। बहादुरी से दोस्ती की है और दोस्त की गलत बात को भी सही माना। यारों को भी चाहिए यारी निभाएं। ओ, ये क्या बात हुई? मैं तो तुम्हारे लिए तला हुआ मुर्ग हूँ, बल्कि बलोची सजी हूँ। बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता? पता नहीं भाभी ने तुम्हारी कौन सा ड्रामा देखा है जिसमें अदाकाराओं ने बड़े कीमती नेकलेस पहने होते हैं। आजकल नाराज रहती है नेकलेस के लिए, और तुम्हें तो मेरी हैसियत का पता है, भला मैं खरीद सकता हूँ? यार यार की वजह से आबाद है, यार यार की वजह से शादाब है। जब तुम ऐसी बातें करते हो कि तुम्हारी भाभी को वो अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है, तो फिर मैं सोचता हूँ कि काश तुम्हारी भी कोई भाभी होती तो मैं भी उसको तारीफ देता। इसलिए तो मैं कभी उस्मान को अंदर करवाता हूँ कई बार। हमारे लिए तो हो जाएगी, छोटी सी बात है, और मेरा भी एक छोटा सा काम है और वो तुम करो। 10 किलो आइस है, वो एक जगह पर पहुंचानी है। ये हुई ना बात। 10 किलो तो कोई बात ही नहीं, 100 किलो हो वो भी करूँगा भाई। मशाल खान, इकट्ठे निकलेंगे, मैं ज़रा ड्रेसअप हो जाऊँ तो फिर चलते हैं। सर जी, क्या गेम खेलिए? डीएसपी को सौदागर बना दिया है। बेवकूफ़ आदमी, इनको टोपियों वाला सरकार कहते हैं। इनके बगैर खुदा की कसम तुम्हें एक कदम भी नहीं ले सकते। चलो मैं तुम्हें मान लूँगा, तो मैं एक पूरी चर्च फाटक के इस पार ले आओ तो फिर मैं तुम्हारी मान लूँगा। चलो, साइज के कारोबार का तो किसी को मालूम नहीं था, इन्होंने शुरू किया है। ये ख़रीदार भी खुद है, फिर कुनिंदा भी खुद है, और सौदागर भी यही है। मेरी सारी किंगडम सिर्फ इन लोगों की वजह से है। सर जी, आपके कामों को
खुदा जानता है कि मैं नहीं जानता। काले सांप का इलाज है पर आपका नहीं। अच्छा जी, ठीक है जी, ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा जी, बेफिक्र रहें आप। जी बेहतर है जी। वालेकुम अस्सलाम। मेरे भाई कि चोट किसी और को लगी और आंसू तुम्हारे बह रहे हैं। लड़ाई घर में की और छुट्टी दफ्तर से कर ली। यार, ये शुमाइला का अजीब मिजाज है। उसे हम गुलाम लगते हैं। एक तो सारी रात जागती है और फिर दोपहर तक सोती रहती है। मेरे भाई, वो यूरोप में पली बड़ी है, वो तुम्हारे तौर तरीकों से क्या वाकिफ है। आहिस्ता आहिस्ता इस माहौल में खुद को एडजस्ट कर लेगी ना। नहीं यार, मुश्किल है कि वो एडजस्ट कर सके। वो बात को समझने की कोशिश नहीं करती। शादी के बाद लोग बदल जाते हैं। मेरे भाई जरा सा सब्र कर लो। तुम्हारी शादी को कौन सा 20 साल हो गए, अभी तो सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता सब सेट हो जाएगा। दिल बड़ा रखो। यार, मेरा इतना बड़ा दिल नहीं है। ऐसा ना हो कि बीबी गुल के साथ बदकलामी ना कर दे, वरना मेरा दिमाग घूम जाएगा। नहीं नहीं यार, ऐसा कभी नहीं करेगी। वो एक सेंसिबल लड़की है, उससे छोटे बड़े की तमीज़ तो लाजमी होगी। यार, यूरोप क्या और बड़े छोटे की तमीज़ क्या? तुमने देखा नहीं है क्या? यूरोप में लोग ओल्ड एज होम बनाते हैं और जब माँ बाप 60 से ऊपर हो जाए ना, तो इसी ओल्ड एज होम में छोड़ आते हैं और वो बूढ़े ज़ईफ़ वहीं ओल्ड एज होम में ज़िंदगी गुजारते हैं और अपनी मौत का इंतज़ार करते हैं। और तुम ऐसे लोगों से छोटे बड़े की तमीज़ की तवक्को करते हो? हाँ यार, तुम ठीक कहते हो। इस हवाले से तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर ख़ास करम किया है और बिलखुसूस पश्तूनों पर। जब वालिदैन ज़ईफ़ हो जाएं तो उनकी बहुत खिदमत करते हैं, दुआएं लेते हैं उनकी। अच्छा, ये बातें छोड़ो, कहवा पिलाओ। ज़बूर चचा, मज़ेदार सा कहवा बनाओ और साथ गुड़ भी लेके आओ। अस्सलाम वालेकुम डैडी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसी हो? नदीम तुम्हारे साथ नहीं आया? सास कैसी हैं तुम्हारी? मुझे क्या पता डैडी। क्यों बेटा, तुम बिना पूछे आई हो? डैडी, क्या अब अपने घर आने के लिए मुझे लोगों से पूछना पड़ेगा? बेटा, वो लोग नहीं हैं। नदीम तुम्हारा शोहर है और उसकी वालदा तुम्हारी सास है। और सास की मिसाल तो माँ की तरह होती है और माँ से पूछने में कोई हर्ज नहीं। डैडी, सास सिर्फ सास होती है, वो कभी भी माँ नहीं बन सकती। बेटा, ये आपकी सोच है, वरना सास भी तो माँ ही होती है। जवानी से लेके मरते दम तक एक लड़की की जिंदगी सास के घर में ही गुजरती है। माँ बाप का घर तो एक सराय की तरह होता है। बहन बेटी तो बस मेहमान की तरह होती है और उसका असल घर तो शोहर का घर होता है और फिर उसी घर से उसका जनाजा उठता है। डैडी, ये भी मेरा घर है, वो भी मेरा घर है, पर मैं किसी का ऑर्डर नहीं मानती, ना इस घर में ना उस घर में। बेटा, ऑर्डर की क्या बात है? मेरा मजाजी खुदा मुझे कहता है उठो, सुबह सुबह मेरे लिए नाश्ता बनाओ। क्यों मैं उनके घर की नौकरानी हूँ? अब मैं नाश्ते बनाया करूंगी उनके हर वक्त। बेटा, ये तो एक आम सी बात है। हर घर में बीवी नाश्ता बनाती है अपने शोहर के लिए। डैडी, नौकर चाकर किस काम आएंगे? बेटा, तुम्हारा शोहर एक खुददार शख्स है। वो मुझसे भी अपने काम की तनख्वाह लेता है। वो अपनी उस तनख्वाह में मुलाजिम नहीं रख सकता। ये तो मैंने अपने घर की मुलाजमा कुछ दिनों के लिए तुम्हारे साथ भेज दी थी। डैडी, मैं तो नौकर रख सकती हूँ ना, और वैसे भी अब मैं उस घर नहीं जाना चाहती। उस बुढ़िया का वो मनहूस चेहरा मैं हर वक्त देखते रहूंगी, वो मुझे बहुत बुरी लगती है। अब मैं वहां वापस नहीं जाऊंगी। बेटा, तुमने फिर से उल्टी सीधी बातें शुरू कर दी। ऐसा नहीं कहते।
चलो चलो, तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आओ। नहीं डैडी, मैं नहीं जाऊंगी, आप चाहे कुछ भी कह लें। बेटा, तुम्हारे हाथों से तो अभी मेहंदी की खुशबू भी नहीं गई, तुम खफा होकर आई। ये लोग क्या कहेंगे? सेठ बाकर अली खान की बेटी बाप के घर बैठी है। डैडी, आई डोंट केयर, लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, मुझे किसी की परवाह नहीं, बस मैं वापस नहीं जाऊंगी। बेटा, ये उनका नहीं, मेरा और तुम्हारा मसला है। देखो, हमारे मुआशरे में लोग गोली से नहीं, लोगों के तानों से मरते हैं, और ऐसी बातों को लोग वैसे ही हवा देते हैं, आग लगाते रहते हैं और लोगों के घर बर्बाद करते हैं, और खुद सुकून और मजे से बैठकर दूसरों के घरों की बर्बादी का तमाशा देखते हैं। ये लोगों का मसला है, मेरा नहीं। बस अब मैं वहां वापस नहीं जाऊंगी। बीबी गुल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, तुम आ गए? जी आ गया। वो शहजादी अभी तक सो रही है? बेटा वो तो जी जी मुझे पता है, वो अभी तक सो रही होगी। नहीं सोई नहीं है, वो तो सुबह घर से गई थी और अभी तक वापस नहीं आई। शाबाश बीबी गुल, शाबाश। जवान जहान घर से बगैर पूछे निकली हुई है, और आप मुझे नहीं बता रही। बेटा मैंने कहा अभी आ जाएगी, और इसमें पूरा दिन गुजर गया। उसके लिए तो ये घर ऐसे है जैसे पिंजरा, वो बहुत आजाद ख्याल है। देखो बेटा, अगर जानवर भी नए घर में जाता है ना, कुछ खाता नहीं है, न घास खाता है, न पानी पीता है, ये तो फिर भी इंसान है। खैर है, आदी हो जाएगी। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता आदी हो जाएगी। वो जानवर होते हैं, और इंसान जब खुद को जानवर बना लेना तो 100 साल तक नहीं सुधरता। ठीक है, देखो तुम उसे टेलीफोन तो करो ना। ओहो बीबी गुल, कोई लंदन तो नहीं गई हुई, बाप के घर गई होगी ना, आ जाएगी। मैंने कहा पता तो चले ना कि कहाँ गई है। आप ऐसा करें, खुद ही कॉल कर ले उसे, मैं मुंह हाथ धो के आता हूँ। क्या कहती है बीबी गुल, किधर है? बेटा टेलीफोन नहीं उठा रही। क्या मतलब फोन नहीं उठा रही? मोबाइल दे मुझे जरा। अब देखिए जरा, फोन भी नहीं उठा रही। बेबी गुल, ये औरत नहीं बला है बला, ये नाक में दम करेगी। अच्छा मैं जा रहा हूं। बेटा कहती हूँ जरा चले जाते ना उसके पीछे। फारिग हुआ तो चला जाऊंगा। देखे काका जी, वो बताए बगैर यहाँ आई है, ना मुझसे कुछ पूछा है, ना बीबी गुल से कुछ पूछा है, और बीबी गुल के साथ रवैया भी ठीक नहीं है। देखो बेटा, इंग्लैंड और पाकिस्तान के लाइफस्टाइल में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। कोशिश ये करो कि तुम यहाँ एडजस्ट हो जाओ। तुम मुझसे बात कर लो, अगर तुमसे बात ना बन पाई तो मैं बात कर लूँगा। लो, वो आ गई। देखो बेटा, नदीम आया है, आप आपस में गपशप लगाएं, मैं ज़रा न्यूज़ देखता हूँ। ठीक है काका जी। शुमाइला, तुम बगैर पूछे क्यों आई?
और फिर बार बार मेरा फोन क्यों काटा? देखो नदीम, उस घर में हर चीज के लिए पूछना पड़ता है, हर बात के लिए पूछना पड़ता है। सोना है तो पूछो, बाथरूम जाना है तो पूछो। मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ, अब मजीद मैं वहां नहीं रह सकती। ये मेरी जिंदगी है, मेरा अपना लाइफस्टाइल है और मैं अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। ये पाकिस्तान है, यहाँ तुम्हारा दिल माने या ना माने, अगर शादी हो गई तो अपनी जिंदगी अपने शोहर की मर्जी से गुजारोगी। तुम अभी इन रवायत से नावाकिफ हो, इसलिए माफ करता हूँ, लेकिन अगर फिर ऐसा किया तो अच्छा नहीं होगा। उठो के चलें। नदीम, मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। तुम अगर वाकई मेरे साथ जिंदगी गुजारना चाहते हो तो इस घर में शिफ्ट हो जाओ। इस घर में बहुत कमरे हैं, एक कमरे में तुम भी पड़े रहना। ओ हेलो, पड़े रहने का क्या मतलब? मैं तुम्हें जानवर नजर आता हूँ कि तुम्हारे दर पर पड़ा रहूं? डोंट टच मी। जहन्नुम में वापस नहीं जाना चाहती, जहां पर वो जहन्नुम की चौकीदार बैठी है, बीबी। Shut up! That's not the hell. That's my heaven. And the heaven goes to my mom's feet. Understand? मैं किसी सूरत तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। What's going on, my child? नथिंग डैड। ये देखे ना काका जी, एक तो बगैर पूछे घर से आ गई है और अब कह रहा हूँ कि घर चलें तो इनकार कर रही है। मैं किसी सूरत तुम्हारे घर वापस नहीं जाऊंगी, वहां मेरी कोई प्राइवेसी ही नहीं है। प्राइवेसी? क्या मतलब? काका जी, आप सुन रहे हैं? नदीम बेटा, तुम फिक्र ना करो, मैं समझा लूंगा इसे। काका जी, आप समझा दीजिए, मैं नहीं समझा सकता। ठीक है, मैं चलता हूं। अल्लाह हाफिज। फी अमान अल्लाह। देखो शुमाइला बेटी, शुरू में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तुम कोशिश करो कि नदीम को अपने लाइफस्टाइल में ढाल लो। नदीम बुरा इंसान नहीं है। डैड, आपको नहीं पता, ये बहुत अजीब फैमिली है। देखो बेटा, एडजस्टमेंट तुम खुद करोगी। चलो आओ बात करते हैं। नदीम बेटा, आओ बेटा, चाय ठंडी हो गई, तुम कहाँ चले गए? जी आ गया बीबी गुल। सुनो बेटा, आज इसके पीछे फिर जाओ। बीबी गुल, कल भी गया था, कौन सा आ गई मेरे साथ? तो उसे किसी ने कहा क्या है कि खफा हो गई? मुझे क्या पता कि उसे किसी ने क्या कहा है। और फिर उसने सारी जिंदगी अंग्रेजों में गुजारी है, वहां सारी नफसा नफसी है, रिश्ते नहीं निभाए जाते वहां पर। अच्छा, उसने आने का कुछ कहा? बीबी गुल, ऐसी अजीब शर्त रखी है कि कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। खैर है बेटा, शादी के शुरू के दिनों में ऐसा ही होता है, ठीक हो जाए। नहीं ठीक होती बीबी गुल, उसका दिमाग खराब हो गया है, उल्टा सीधा आंकती है। हाँ बेटा, कोई सख्त बात तो उससे नहीं की। खैर है, तुम थोड़े नरम हो जाते। अब पाँव तो नहीं पड़ सकता उसके, आने का कहा उससे, इनकार कर दिया। नहीं तो काका जी ने भी उसे कुछ नहीं कहा। काका जी तो खुद मजबूर नजर आ रहे हैं, वरना चाहिए तो ये था कि हाथ से पकड़कर मेरे साथ भेजते, पर वो कहते हैं कि खुद ही समझा दूंगा। बेटा, खैर मैं उसके पीछे चली जाती हूँ उसे लेने के लिए। वो आपका साया बर्दाश्त नहीं करती, आप कहती है मैं लेने जाती हूँ। नहीं बेटा, लाना तो पड़ेगा ना। मैं तो कहता हूँ कि रहने दें, वरना वो हमारे लिए मुसीबत बन जाएगी और हमारे लिए मुश्किल बना देगी। खैर है बेटा, ये एक बार तो चली जाऊंगी ना। अच्छा, ये अरमान भी पूरा कर लें, फिर जब रोएंगी ना तो मुझे ना कहना। नहीं बेटा, क्यों मायूस लौटूंगी मैं? हाँ, लेकिन चलो कोई नहीं, इस दफा पीछे चली जाती हूँ।
विशाल, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे उस्मान चाहिए। तुम परेशान न हो, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हारा भाई रिहा हो जाएगा। इसमें क्या कसूर है मेरी माँ का? मैं अपनी माँ को खुद से क्यों जुदा कर दूं, और वो भी एक औरत के कहने पर? आखिर क्यों? देखो नदीम, जज्बाती मत हो। अगर वो तुम्हारी माँ है तो मेरी भाभी है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम उनसे बात करो तो वो मान जाएंगी। सारी जिंदगी माँ और बच्चे साथ तो नहीं रहते, कभी ना कभी तो जुदा होते हैं ना। और फिर ये कि वो मेरी पसंद है, और अगर वो मुझे इसकी सजा दे रही है तो बेटा मुझे दिलो जान से कबूल है। लेकिन बीबी गुल, ये सजा मुझे कबूल नहीं। जिद मत करो बेटा, मैं तो कहती हूँ कि जब तुम्हारा दिल करे तो मेरे पास आया करना। उस महबूबा की सोचों में गुम हूं जिसने मुझे बीज से गुल बनाया। उस महबूबा की सोचों में गुम हूं जिसने मुझे जिंदगी जीना सिखाई, जिसने मुझे अपने पैरों पे खड़ा किया, जिसका चेहरा देख देख के मैं बड़ा हुआ हूं।